हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं राज्य व्यवस्था एवं संविधान। उससे पहले हम देख लेंगे एक नज़र में बुक लिस्ट की कौन कौन सी किताब को आप पढ़ सकते हैं और किसे आप छोड़ सकते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले नंबर पर आता है डी डी बसु का किताब, जो काफ़ी स्तरीय पुस्तक है, लेकिन इसके लैंग्वेज थोड़े कठोर है। सेकेंड नंबर पे आता है मित्रों राज्य व्यवस्था लक्ष्मीकांत का। ये मार्केट में काफ़ी जोर पकड़ा हुआ किताब है और काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन आते हैं सिविल सेवा में, लेकिन ये पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा किताब है। किंतु मेंस में आपको अलग से मेहनत करने की ज़रूरत है। आप मेंस में मेंस में आप लक्ष्मीकांत से सभी पोर्शन को डील नहीं कर सकते। तीसरा किताब आता है मित्रों ब्रिज किशोर शर्मा का। ये भी एक अच्छी किताब है, लोग पढ़ते भी हैं इसे, लेकिन वो सभी पहलुओं को फुलफिल नहीं कर पाता है। ये जो है डी डी बसु का ही सेकंड वर्जन किताब है। चौथा किताब आता है मित्रों सुभाष कश्यप का। ये एक जो है बेसिक किताब है जिसको आप पढ़ सकते हैं चाहे तो, लेकिन इससे आपका जो सिविल सेवा में काम बनने वाला नहीं। चौथी पुस्तक है जय नारायण पांडे का। ये जो सिविल सेवा की तैयारी करते हैं उनके लिए नहीं है, ये है जो लॉ की तैयारी करते हैं उनके लिए किताब है। मित्रों, अगला पुस्तक आता है बी एल फड़िया का, जिन्होंने लोक प्रशासन में काफी अच्छी ख्याति प्राप्त कर रखी है, लेकिन ये भी जो है मार्केट में जोर नहीं पकड़ा है और ये भी एक स्तरीय पुस्तक नहीं है। मित्रों, अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी की। अब एनसीईआरटी जो है आपको पता ही है कि एनसीईआरटी है क्या। एनसीईआरटी से ही आपकी जो है पहली कदम की शुरुआत होती है, और जब तक आप एनसीईआरटी को नहीं पढ़ेंगे आपको बेसिक थॉट्स क्लियर नहीं होंगे, खास करके पॉलिटी में। मित्रों, तो न्यू एनसीईआरटी की हम बात करते हैं तो नाइन्थ से आपको 11th का जो एनसीईआरटी है वो आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। सेकंड में हम आते हैं ओल्ड एनसीईआरटी। ओल्ड एनसीईआरटी में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, आप 11th की बुक पढ़ लें और 12th की बुक पढ़ लें। आपकी जो है ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी मिलाकर के पूरी तरीके से आप बेसिक नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, ये रहा हमारा बुक लिस्ट, लेकिन मैं आपको जोर देकर कहूँगा कि आप जो है लक्ष्मीकांत को फोकस करें, क्योंकि पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से लक्ष्मीकांत काफ़ी अच्छी बुक है। और लक्ष्मीकांत में एक खासियत है कि ये अपने आप को अपडेट करते हैं हर 2 साल भर पे, और नई नई चीज़ें इनमें जोड़ते हैं वो। तो मित्रों, आप लक्ष्मीकांत को ही मुख्य रूप से फोकस कर सकते हैं। लेकिन मित्रों, एक सलाह है आपसे कि लक्ष्मीकांत को आप आधोपांत पढ़ें, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लगभग 5 से 6 बार आप पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत को, तब आपको पॉलिटी पे लगभग गहरा पकड़ हो जाएगा, जिससे आप पीटी के क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो मित्रों, ये था बुक लिस्ट। आगे चलते हैं, जो मेरा अगला सेगमेंट है वो हम शुरू करेंगे आज से। पॉलिटी का जो सिलेबस है मेरा, उसको खास करके आज हम पॉलिटी के बेसिक थॉट्स पे अपना प्रकाश डालेंगे, और कुछ शब्दावलियां हैं जिसको हम आज डील करेंगे इस लेक्चर में। तो मित्रों, शुरू करते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे संविधान एवं राज्य व्यवस्था की महत्वपूर्ण शब्दावलियां। तो शुरू करते हैं मित्रों। यहाँ संविधान है क्या? मित्रों, संविधान एक पुस्तक है। देखा जाए तो संविधान एक पुस्तक है, लेकिन मित्रों अगर हम, पुस्तक तो है लेकिन पुस्तक से तो काम चलने वाला नहीं। मैंने कुछ इसमें आपको डिस्क्रिप्शन लिख रखा है, तो उसको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं पढ़कर सुनाता हूँ आपको। देखिए मित्रों, संविधान एक कानून का संग्रह है जिसके आधार पर देश में शासन होता है। मित्रों, अब शासन जो है किस प्रकार का? तो मित्रों, ये जो शासन है वो सार्वजनिक जीवन से जुड़ा होता है, न कि निजी जीवन से। मित्रों, शासन जो है एक व्यापक संकल्पना है। इसका तात्पर्य यह है कि शासन में देश के आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक पहलू को ध्यान में रखा जाता है। मित्रों, यहाँ से पिछले जो है यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि संविधान शक्ति का मानचित्र है कैसे? मित्रों, संविधान शक्ति का मानचित्र है कैसे, इसको आप तभी डील कर सकते हैं जब आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लेंगे, इस पे आप गहरी समझ विकसित करेंगे, तभी आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। मैंने इसके जो है 3 प्रावधान लिखे हैं।
मैं आपको समझाता हूँ इस पे। मित्रों देखिए, जिस प्रकार से हम मानचित्र को देखते हैं उसमें सभी देश की जो है बाउंड्री का बंटवारा किया जाता है, उसी प्रकार से संविधान में जो है सभी पहलुओं को बांटा गया है। पहले संविधान को भाग में बांटा गया है, भाग के बाद अनुच्छेद में बांटा गया है, और जितने भी संविधान में वर्णित शक्तियां हैं, जितने भी संविधान में वर्णित प्रावधान हैं, सब पर चेक एंड बैलेंस का जो है वर्णन संविधान में किया गया है। अब देख लीजिए, उदाहरण लेते हैं हम राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति का जो है नियुक्ति, राष्ट्रपति के कौन कौन से अधिकार हैं, राष्ट्रपति को कौन कौन से अधिकार नहीं है, इसका मतलब है कि राष्ट्रपति एक मानचित्र के अंदर कैद है। तो मित्रों, शक्ति संविधान जो है शक्ति का मानचित्र है, इसको हम इस परिप्रेक्ष्य में डील करेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, आप इसको पढ़ लेंगे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है वो है संविधानवाद। संविधानवाद है क्या मित्रों? संविधानवाद है, अगर जिस शब्द में वाद लग जाए वो विचारधारा हो जाता है। तो संविधानवाद एक विचारधारा है जिसके अंतर्गत संविधान में वर्णित नियमों एवं कानूनों के अनुसार शासन चलाया जाता है। इस प्रकार के शासन को सीमित शासन व्यवस्था भी कहते हैं। लोकतंत्र में संविधानवाद के तत्व पाए जाते हैं, इसलिए कार्यपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के बीच संतुलन पाया जाता है। मित्रों माफ कीजिएगा, इसलिए नहीं, इसमें होना चाहिए, वो इसलिए हो गया है। तो मित्रों ये है संविधानवाद। आगे चलते हैं। अब आता है मित्रों राज्य व्यवस्था। अब राज्य व्यवस्था है क्या मित्रों? राज्य व्यवस्था संविधान का व्यवहारिक प्रयोग है। हम इसमें संविधान का व्यवहारिक प्रयोग करते हैं, इस संविधान को लागू करते हैं। लागू किस पे करते हैं, कितना लागू करेंगे, तो संविधान का व्यवहारिक प्रयोग राज्य व्यवस्था कहलाता है। मित्रों जब संविधान को लागू किया जाता है तो उसमें उससे संबंधित संसद के कानून, न्यायालय के निर्णय और संस्थाएं मिलकर राज्य व्यवस्था का निर्माण करती हैं। राज्य व्यवस्था में वे संस्थाएं भी शामिल होती हैं जो संविधान को लागू करती हैं या लागू करने में सहायता प्रदान करती हैं, जैसे निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, नियंत्रक लेखा महापरीक्षक, नीति आयोग। इन सभी जो संस्थाएं हैं वो संविधान को सपोर्ट करती है संविधान को लागू करने में। मित्रों अगला जो है वो है राज्य व्यवस्था को लागू करने में सहायक संस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं। अब कौन कौन होती है मित्रों, वो हम अभी देखते हैं। तो पहला होता है वो है संवैधानिक संस्थाएं। अब संवैधानिक संस्थाएं कई बार पेटी में क्वेश्चन पूछते हैं कि निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक संस्थाएं हैं। तो इसमें मित्रों हम आपको बताते हैं कौन कौन से संवैधानिक संस्थाएं हैं। देखिए मित्रों, संवैधानिक संस्थाएं किसे कहते हैं? संवैधानिक संस्थाएं किसे कहते हैं? जिसका उल्लेख संविधान में पाया गया। अब जिसका उल्लेख संविधान में है वो संवैधानिक संस्थाएं, जैसे वित्त आयोग, नियंत्रक लेखा महापरीक्षक, निर्वाचन आयोग। ये सभी संस्थाएं हैं जो संवैधानिक संस्थाएं हैं। मित्रों आप एक बात हम आपको समझाना चाहेंगे कि अभी हम डिटेल्स में नहीं जा रहे, हम आपको कुछ शब्दावलियों से परिचित करा रहे हैं ताकि हम आगे इसको डील कर सकें। अगला है मित्रों वो है असंवैधानिक संस्थाएं। असंवैधानिक आपको देखने से ही लग रहा है कि अगर हम लोग कोई ऐसा काम करते हैं जो असंवैधानिक हो उसके लिए हम लोग को दंडित किया जाता है। तो वैसी संस्थाएं जो संविधान विरोधी है, जो संविधान को कम करती है, संविधान को शून्य करती है, संविधान की बातों को नहीं मानती है, वैसी संस्थाएं असंवैधानिक संस्थाएं, जैसे बब्बर खालसा, निर्मुजाहिदीन। मतलब जैसे जो भी आतंकवादी संगठन है वो जिसपे सरकार ने बैन लगा रखा है, वो सभी संस्थाएं असंवैधानिक है। मित्रों अगला है हमारा गैर संवैधानिक संस्थाएं।
अब गैर संवैधानिक संस्थाएं और असंवैधानिक संस्थाएं दोनों में डिफरेंस है मित्रों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप। क्योंकि असंवैधानिक संस्थाएं जो संविधान के अनुरूप नहीं है और गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं जो संविधान के अनुरूप है लेकिन संविधान में वर्णित नहीं है। मित्रों, वैसी संस्थाएं जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है किंतु संविधान विरोधी भी नहीं है, जिसका निर्माण मंत्रिपरिषद द्वारा किया गया हो, ऐसी संस्थाएं संविधान को लागू करने में सहायता प्रदान करती है। जैसे नीति आयोग। मित्रों, इसके नीति आयोग के पहले योजना आयोग था, अब नीति आयोग हो गया है। तो मित्रों, ये है गैर संवैधानिक संस्थाएं। गैर संवैधानिक संस्थाएं असंवैधानिक संस्थाएं नहीं होती, याद रखिएगा ये, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी कि गैर संवैधानिक संस्थाएं कौन है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। मित्रों, अब आते हैं कि गैर संवैधानिक संस्थाओं को दो भागों में बांटा गया है। पहला सांविधिक संस्था और दूसरा मंत्रिपरिषद द्वारा निर्मित संस्थाएं। आगे चलते हैं मित्रों, अब यहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन एक, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संवैधानिक है, गैर संवैधानिक है। अब आपको इसको डील करना है, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, आपको खुद निकालना है। दूसरा प्रश्न है कि मानव अधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है? संवैधानिक संस्था है, असंवैधानिक संस्था है, सांविधिक संस्था है, मंत्रिपरिषद द्वारा निर्मित संस्था है। मित्रों, आप इसको आराम से जो है पढ़िए और इसको आप खोजिए कि किस प्रकार की संस्था है। अगला सेगमेंट है मित्रों मेरा संविधान का विभाजन। मित्रों, संविधान का विभाजन तीन रूपों में किया जाता है। पहला संविधान का दर्शन, दूसरा संविधान का गठन और तीसरा विविध में आता है, वो अभी हम डील करेंगे। मित्रों, पहला है संविधान का दर्शन। इसको हम चार भागों में विभाजित करते हैं। संविधान के दर्शन को चार भाग में विभाजित करते हैं। इसमें पहला है प्रस्तावना, दूसरा है मौलिक अधिकार, तीसरा है नीति निर्देशक तत्व और चौथा है मौलिक कर्तव्य। मित्रों, याद रखिएगा, यूपीएससी यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि निम्नलिखित में से संविधान का दर्शन क्या है। अगर आपको इन चारों संस्थाओं के बारे में दिया रहे और उसमें भी ऑप्शन रहे, ऑप्शन ए में 1 2, ऑप्शन 2 में 1 2 3, ऑप्शन 3 में 1 2 3 4, ऑप्शन 4 में 1 और 4, तो मित्रों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1 2 3 4। मित्रों, कुछ विशेष परिस्थिति में ऐसा रहे, ये चार जो है ऑप्शन दिया रहे और फिर पूछे आपसे कि निम्नलिखित में से संविधान का मूल दर्शन क्या है, तब मित्रों इसका सही जवाब होगा प्रस्तावना। इसको आप याद रखिएगा, यहाँ से पूछते हैं। आगे चलते हैं। अब आता है सरकार। सरकार किसे कहते हैं? मित्रों, अब सरकार के बहुत प्रकार होते हैं। अब जैसे केंद्र सरकार, जैसे मोदी जी की सरकार, जैसे राज्य सरकार, जैसे योगी जी की सरकार। बहुत बार आपने सुना होगा चाचा भतीजे की सरकार। कभी आपने सुना होगा मिर्जा गालिब के शायरी में, है ना, कि जो है बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। कभी आपने सुना होगा कोई गरीब मजदूर जो है साहूकार के पास जाता है, वो भी कहता है हाथ जोड़ करके सरकार। तो मित्रों, सरकार का सही अर्थ क्या है? तो मित्रों, सरकार का सही अर्थ यहाँ पे जो है वो है कि वैसी संस्था जो किसी देश में शासन चलाने का कार्य करती है, वो सरकार कहलाती है। अब ऐसा नहीं मित्रों कि मिर्जा गालिब वाले जो है शायरी के सरकार, वो सरकार नहीं है। अब यहाँ पे सरकार तीन प्रकार का होता है। पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। तीन मिलकर के सरकार बनाते हैं।
अब मित्रों चलते हैं पहला विधायिका। विधायिका का जो है हमारे देश में दो स्तर है, एक केंद्र के स्तर और दूसरा राज्य के स्तर। मित्रों केंद्र के जो स्तर है उसमें जो है सर्वोच्च संस्था संसद होती है। यह संपूर्ण भारत पर कानून बना सकती है। मित्रों संसद के दो अंग होते हैं, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, वरिष्ठों की सभा कहते हैं। अब आते हैं मित्रों राज्य पर। राज्य में उच्च संस्था विधानमंडल होता है। विधानमंडल केवल राज्य के लिए कानून बना सकते हैं। मित्रों विधानमंडल को भी दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक विधानसभा दूसरा विधान परिषद। मित्रों इस पे हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं आपको बता दूं कि फिलहाल विधान परिषद 7 राज्यों में है। मित्रों अगला चरण हमारा है कार्यपालिका। मित्रों कार्यपालिका के दो स्तर होते हैं, एक केंद्रीय कार्यपालिका और दूसरा राज्य कार्यपालिका। कार्यपालिका अगर केंद्रीय कार्यपालिका की बात हम करें तो केंद्रीय कार्यपालिका 5 संस्थाएं मिलकर बनती है। पहला राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा मंत्री परिषद और चौथा प्रधानमंत्री, पांचवा केंद्रीय सेवाएं। इन पांचों संस्था मिलकर के केंद्रीय कार्यपालिका कहलाती है। उसी के समानांतर राज्य में राज्य कार्यपालिका, उसके 4 अंग होते हैं, राज्यपाल, मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री और राज्य की सेवाएं। अगला जो हमारा सेगमेंट है वो है न्यायपालिका का। मित्रों भारत में एकीकृत न्यायपालिका का प्रावधान है। एकीकृत न्यायपालिका का अर्थ होता है मित्रों कि कोई एक संस्था उच्च हो और बाकी नीचे अधीनस्थ। सबसे ऊपर की संस्था उच्चतम न्यायालय, उसके नीचे की संस्था उच्च न्यायालय, उसके नीचे की संस्था जिला न्यायालय और उसके नीचे की संस्था अधीनस्थ न्यायालय। लेकिन देखिए यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक न्यायपालिका जो है एकीकृत है, लेकिन अगर हम जहां तक हम अपने लोकतंत्र में अगर संस्थाएं की बात करेंगे तो हमारे के यहाँ जो है संघात्मक शासन व्यवस्था है, इसके 2 स्तर होते हैं, एक केंद्र और दूसरा राज्य। राज्य केंद्र के अधीनस्थ नहीं है, राज्य के कुछ अलग शक्तियां दी गई है संविधान, लेकिन यहाँ पे न्यायपालिका जो है अधीनस्थ है, उच्चतम न्यायालय के अधीनस्थ उच्च न्यायालय है, उसका अधीनस्थ जिला न्यायालय और उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय है। मित्रों आज के सेगमेंट में हम इतना ही। अगला जो है वीडियो मेरा जल्द ही आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।